नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। पीएम का बुद्ध संकल्प, जी हां, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूपी दौरा है। सुबह करीब 9:20 पर कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचे पीएम। करीब 9:30 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर से लुंबिनी के लिए रवाना हुए। दोबारा शाम 4:05 पर कुशीनगर पहुंचेंगे पीएम मोदी। महापरिनिर्वाण स्थल पर दर्शन पूजन करेंगे प्रधानमंत्री। कुशीनगर एयरपोर्ट से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। 5:40 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट से 5 केडी सीएम आवास जाएंगे पीएम। शाम 6:45 से रात 9 बजे तक यूपी के मंत्रियों के साथ मीटिंग होनी है पीएम की। रात 9:30 बजे लखनऊ से दिल्ली रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज यूपी दौरे पर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, यूपी में कुशीनगर में इस वक्त पीएम मोदी मौजूद है। एक बड़ा दौरा कार्यक्रम उनका यहां पर निर्धारित किया गया है और आज न सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री, बल्कि इसके अलावा जो सियासी फैक्टर है वो ये है कि यूपी के जो मंत्री हैं उनके साथ भी पीएम मोदी की आज बैठक होने जा रही है। शाम को तमाम बैठकें खत्म करके, पूरा दौरा खत्म करके रात 9:30 बजे लखनऊ से दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उत्तर प्रदेश में आज एक अहम दौरा पीएम मोदी का हो रहा है। का आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में आगमन है। शाम 4 बजे पीएम मोदी महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के मुख्य मंदिर पर भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा पर चीवरदान करेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी का यह दौरा बेहद खास भी है, क्योंकि नेपाल और भारत के रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुंबिनी में पहुंच रहे हैं। उसके बाद शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी गेट से अंदर मुख्य मंदिर पे जाएंगे। और अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा बेहद खास रखी गई है। जमीन से लेकर आसमान तक परिंदा पर भी ना मार सके, इस तरह की सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरह से टाइट है। सुरक्षा की बात की जाए तो 7 IPS के अलावा 3000 पुलिसकर्मी, पैरामेडिकल फोर्स और STF के अलावा खुफिया एजेंसियां भी सतर्क पे हैं। सुरक्षा आप देख सकते हैं कि अभी पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद हो चुकी है पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर, और प्रशासन भी उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर भी लगातार यहाँ पे आकर निरीक्षण कर रहे हैं। प्रमोद कुमार, जनता टीवी, कुशीनगर। तो कुशीनगर में सुरक्षा के तमाम व्यवस्था हमारे सहयोगी ने दिखाया। हम रुक कर लेंगे फिर से उन्हीं का। प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। प्रमोद, कुशीनगर में आज सुरक्षा की तमाम व्यवस्था हमने आपके जरिए देखी है। ये भी बताएं कि पीएम मोदी जब आज कुशीनगर पहुंच चुके हैं तब कितना अहम उनका ये दौरा कुशीनगर के लिए माना जा रहा है। इस वक्त पीएम मोदी कहां है और क्या कुछ पूरा शेड्यूल रहने वाला है दौरे का? जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से उड़ान भरने के बाद अपने तय समय पर 9:30 बजे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं। उनका स्वागत करने के लिए मुख्य सचिव और DGP ने उनका आगमन को लेकर उनका स्वागत किया। साथ ही 3 हेलीकॉप्टर से वह ज्यादा देर कुशीनगर रुके नहीं है। उसके बाद वो 3 हेलीकॉप्टर से नेपाल के लुंबिनी के लिए रवाना हो गए। जी बिल्कुल। वहीं ये भी खबर थी प्रमोद की आज पीएम की मंत्रियों के साथ मीटिंग भी है। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी, किस संबंध में मंत्रियों से चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री, किस तरह के दिशा निर्देश उन्हें दे सकते हैं? जी देखिए, अगर मंत्रियों के साथ बैठक की बात की जाए तो यहाँ 4 बजे जब वापसी नेपाल से करेंगे कुशीनगर में, तो यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा का खास यहाँ पे आज पूजा होना है, जिसमें पीएम मोदी शामिल होंगे। वहां पे लेटी हुई प्रतिमा पर जाकर चीवर चढ़ाएंगे और उसके बाद वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ पे उनके कई मंत्रियों के साथ मीटिंग है। जी, आगे भी इस पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे प्रमोद। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। वहीं आपको बता दें, आज सीएम आवास पर पीएम मोदी का डिनर कार्यक्रम है। डिनर में योगी कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। सीएम और मंत्रियों के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मंत्रियों के साथ पीएम मोदी चर्चा कर सकते हैं, कई अहम मुद्दे हो सकते हैं इस चर्चा के। और आपको बता दें कि लुंबिनी के लिए फिलहाल पीएम मोदी कुशीनगर से रवाना हो चुके हैं और जब शाम को लौटेंगे तब सीएम योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों के साथ चर्चा भी उनकी होगी। डिनर कार्यक्रम में सीएम के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी का। वहीं आपको बता दें कि शाम को मंत्रियों के साथ चर्चा भी होगी। माना जा रहा है कि कई अहम दिशा निर्देश पीएम की तरफ से तमाम मंत्रियों को भी दिए जा सकते हैं। डिनर में योगी कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे, यानी कि डिनर डिप्लोमेसी एक बार फिर से लखनऊ में देखने को मिलने वाली है। और बढ़ते आगे और बात करेंगे वाराणसी की, जहां आज ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का लगातार तीसरा दिन है और माना जा रहा है कि आज सर्वे का काम पूरा हो जाएगा।
सर्वे के लिए टीम पहुंच गई। उधर सर्वे के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। 2 किलोमीटर के दायरे में फोर्स की तैनाती है। सूत्रों के मुताबिक आज सर्वे टीम नंदी के सामने बने कुएं की तरफ बढ़ेगी। वाटर रेसिस्टेंट कैमरा कुएं में डालकर वीडियोग्राफी भी करवाई जा सकती है। इसके पहले रविवार को हुए सर्वे में पश्चिमी दीवार, नमाज स्थल, वजू स्थल के अलावा तहखाने में भी सर्वे किया गया था। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सर्वे को देखते हुए किए गए थे और गौदौलिया से मैदागीन तक सभी दुकानें बंद करा दी गई। इसके अलावा पूरे 2 किलोमीटर के दायरे में फोर्स की तैनाती है और कल के मुकाबले आज फोर्स ज्यादा तैनात की गई है, क्योंकि आज सर्वे का तीसरा और आखिरी दिन माना जा रहा है। और बताया जा रहा है कि आज कुएं की भी वीडियोग्राफी हो सकती है। वाटरप्रूफ कैमरा बाकायदा कुएं के अंदर डाला जाएगा और ये कोशिश की जाएगी खंगालने की कुएं के गर्भ में क्या कुछ छुपा हुआ है। और ज्ञानवापी में आज लगातार सर्वे का तीसरा दिन है। प्रयागराज ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई आज दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई है और एक विवाद से जुड़ी 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। 6 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई है और 6 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। 6 याचिकाओं पर 3 याचिकाएं लगाई गई हैं और सिंगल बेंच इनकी सुनवाई कर रही है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे दें, दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में सुनवाई होगी। 3 याचिकाएं दायर की गई हैं और सिंगल बेंच इन 6 याचिकाओं की आज सुनवाई करने जा रही है। हाईकोर्ट में ये सभी याचिकाएं जो है वो सुनी जाएंगी और दोपहर 2 बजे इसका वक्त निर्धारित किया गया है। और फिलहाल हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर्वे के आखिरी दिन किस तरह का माहौल वहां देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, जैसे जैसे सर्वे का काम आगे बढ़ता जा रहा है, ना सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि जो आम लोगों की जिज्ञासा है, जो कौतूहल है, वो भी बढ़ता जा रहा है। हमने देखा कि सर्वे के पहले दिन किस तरह से एक नायाब मूर्ति मगरमच्छ की मिली, दूसरे दिन तालाबों का पता चला, वहां पर भी सर्वे हुआ। आज तीसरे दिन सर्वे में क्या कुछ खास रहने वाला है और बताया जा रहा है कि पहले के मुकाबले आज जो है वो फोर्स बहुत ज्यादा तैनात की गई है, यानी कि आज जो तीसरा दिन है अहम तो होगा ही धर्मेंद्र, लेकिन साथ ही साथ संवेदनशील भी होने जा रहा है। अमित, देखिए, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, जो तहखाने की लगातार बात हो रही थी, तहखाने का जो सर्वे हुआ वो पहले तो मैं पुराना इतिहास में आपको बताना चाहूंगा कि 1993 में तत्कालीन डीएम कौशल चंद थे, उन्होंने तहखाने के जो 3 दरवाजे थे उसको बंद करवाया था। उसमें चाय, चूड़ी और कोयले की दुकान हुआ करती थी जो हिंदू पक्ष द्वारा चलाई जाती थी, लेकिन कुछ विवाद होने की वजह से उसको बंद किया गया। उसके बाद जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको ब्रैकेट करके पूरी तरह से घेर दिया गया और जो श्रृंगार गौरी की तरफ का जाने का रास्ता है उसको भी बंद कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल सर्वे हुआ है, परसों सर्वे हुआ है, 2 दिवसीय सर्वे हुआ है, उस सर्वे में जो निकल के आया है कि जो पश्चिमी छोर है मस्जिद का, उस पे प्लास्टर करके रंगाई पुताई का कार्य किया गया है। तो उसको लेके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वादी और प्रतिवादी पक्ष में वाद विवाद भी होने की संभावना हुई, लेकिन फोर्स के रहने की वजह से वो चीज संभल गई। दूसरी चीज कि मस्जिद के अंदर एक 8 फीट का ताला मिला है जो अंजुमन करने के लिए मस्जिद के अंदर होता है, वो नया एक चीज देखने को मिला है। और उसके बाद 7 से 8 फीट का मलबा मस्जिद के पश्चिमी छोर में मिला है। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें बदलती नजर अमित आई हैं। लगातार जो हम लोग देख रहे हैं, जो वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं, प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता हैं, उन लोगों का बयान भी तमाम तरीके का रहा है। लेकिन आज जो होना है वो काफी संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि जो पुराने नंदी है, जो मस्जिद की तरफ दिशा, उनके मुख की दिशा है, जो एक हिंदू शास्त्र के अनुसार दर्शाया जाता है कि जिधर नंदी का चेहरा होता है उधर शिव की मंदिर होती है, आज वो होना है। और वहां पे जो कुआं है उसका सर्वे होना है। तो उन चीजों को लेके जिस तरीके की संवेदनशीलता है और जिस तरीके से प्रोटेक्शन पूरा अलर्ट है, पूरी फोर्स अलर्ट मोड में है, चप्पे चप्पे फोर्स है। देखिए, हम लोग गलियों में है, गलियों मीडिया को पूरी तरह से 2 किलोमीटर पहले रोक दिया गया, मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा है, ताकि किसी तरीके की कोई अराजकता कहीं ना हो सके, कहीं कोई समस्या ना हो सके, कोई किसी तरीके का बवाल ना हो सके। इंटरनेट को भी स्लो कर दिया गया है ताकि कोई भ्रामक सोशल मीडिया पे किसी तरीके का जो है फोटो या वीडियो कोई वायरल ना कर सके। तो कहीं ना कहीं जो संवेदनशीलता है उसको लेके आज प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त नजर आ रहा है। इसके बाद अमित बताना चाहूंगा, आज जो सर्वे की रिपोर्ट की कार्रवाई है वो कंप्लीट होने के बाद दोनों पक्षों द्वारा एक सूत्रों से हवाले से और खबर आई है कि 52 सदस्यीय जो टीम रही है उसमें से। जी धर्मेंद्र, बिल्कुल। और धर्मेंद्र,
आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से ज्ञानवापी मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होने जा रही है, बताया जा रहा है कि 6 याचिकाएं दायर की गई हैं। क्या कुछ जानकारी इन याचिकाओं के संबंध में पता चल पाई है? क्या कुछ कहा गया है इन याचिकाओं में, जिन पर आज सिंगल बेंच दोपहर 2 बजे सुनवाई करने जा रही है? अमित, देखिए, पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब तक सुनवाई तब होगी जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्या मामला है, पूरा मामला सामने ला के रखा जाए, उसके बाद मैं सुनवाई करूंगा। सुप्रीम कोर्ट की क्लियरिटी रही। आज हाईकोर्ट में जो अंजुमन इंतजामिया पक्ष है उसके विरोध में हाईकोर्ट में गया हुआ है और उसके लिए उन्होंने याचिका दाखिल की है कि जो ये सर्वे हो रहा है ये कहीं ना कहीं गलत कराया जा रहा है। इसको लेकर विरोध यहां भी अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता द्वारा बयान दिया गया था, तो उसको लेके जो वाद दाखिल किया गया है, ये जो सर्वे तैयार की जा रही है, जो 3 दिन का सर्वे हुआ है, इसको लेके उसका विरोध है अंजुमन इंतजामिया कमेटी का, और उस विरोध के आधार पे अब हाईकोर्ट क्या इस पर निर्णय लेता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अमित, बड़ी बात बताना चाहूंगा, जो आज 52 सदस्यीय टीम रही उसमें से 2 लोगों को निकाला है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है 50 सदस्यीय टीम है और वो आज रिपोर्ट जो तैयार होगी पूरी ज्ञानवापी परिक्षेत्र की, वो रिपोर्ट तैयार होने के बाद जो 50 सदस्यीय टीम होगी, दोनों टीम जितनी सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई उस पर सिग्नेचर हस्ताक्षर करेगी, जो फाइल होगी उसको सबमिट की जाएगी और सील की जाएगी। उसके बाद जो वीडियोग्राफर है, जो कैमरा है, उसको लेके सील किया जाएगा और पूरी तरह से सील करके और भारी सुरक्षा के बीच उसको न्यायालय में लाया जाएगा और कल न्यायालय में इसको लेकर सुनवाई होगी। अमित जी बिल्कुल, और आगे भी इस पर हम आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। धर्मेंद्र, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे और बात करेंगे कुछ और खबरों की। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। हत्या के मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। प्रभात हत्याकांड में हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और हाईकोर्ट में आज फाइनल हियरिंग की सुनवाई होने जा रही है। प्रभात हत्याकांड से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है जिस पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी और बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फाइनल हियरिंग है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़ चुके हैं। तौकीर, आज अजय मिश्रा टेनी के मामले में सुनवाई होने जा रही, फाइनल हियरिंग है, कब तक इसकी शुरुआत होगी और क्या कुछ था ये पूरा मामला प्रभात हत्याकांड से जुड़ा हुआ? देखिए, ये गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से जुड़ा हुआ मामला है और इनके परिवार की मुश्किलें लगातार देखने को मिल रही हैं। अभी इससे पहले ही इनके बेटे आशीष मिश्रा पे आरोप लगा था कि उन्होंने किसानों को गाड़ी से रौंद दिया। उस मामले में वो जेल में भी है और फिलहाल उनकी सुप्रीम कोर्ट के सख्त पकड़ी के बाद मुकदमा चल रहा है, उनके ऊपर सुनवाई हो रही है। उधर अजय मिश्रा का एक मामला पुराना मामला था, सन 2000 में प्रभात हत्याकांड से इनके तार जुड़े बताए गए थे। कोर्ट ने इनको बरी भी कर दिया था, लेकिन फिर इसको चुनौती दी गई थी हाईकोर्ट में, जिसके बाद काफी लंबी बहस चली। 2007-2022 होगा, करीब 20-22 साल के बाद फैसला आने की उम्मीद है। और इसमें जो मृतक के भाई की तरफ से हाईकोर्ट में जो अपील की गई तो उसकी सुनवाई हुई थी, हाईकोर्ट की निगरानी में सुनवाई हुई। और अब आशीष जो अजय मिश्रा है उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि पूरी सुनवाई के दौरान माना जा रहा है कि वो भी आरोपी पाए गए हैं और अगर फाइनल डिसीजन आता है कोर्ट का तो उसमें कहीं ना कहीं इनकी मुश्किलें जरूर बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं तौकीर, हमने ये भी देखा था कि जब पिछली बार उन्हें जेल हुई थी किसानों के मामले में, तब किस तरह से मूंछों को ताव देते हुए वो नजर आ रहे थे, यानी कि जो एक अहम था वो उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन क्या ये माना जाए कि आज जब सुनवाई होगी तब जो तेवर है वो थोड़े से नरम पड़ सकते हैं? जी, मैंने बताया कि अजय मिश्रा के बेटे ही आशीष मिश्रा हैं जो उस केस में फंसे हुए हैं और अभी हाल में उनके बेटे के भी हमने तेवर देखे कि जब वो कोर्ट जा रहे थे तो किस तरह से वो मूंछों को ताव दे रहे थे। और अब कहीं उनके पिता, जिनके दम पर वो इस तरह के तेवर दिखा रहे थे, अब वो पिता भी कहीं ना कहीं कानून के शिकंजे में फंसते दिख रहे हैं और उनके पिता पर भी अब आरोप तय होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका गृह राज्य मंत्री पद है तो वो भी उनके हाथ से जा सकता है। अगर कोर्ट ने सख्त निर्णय लिया और उनको सजा सुनाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये पूरे तेवर आप कहीं ना कहीं फीके तो जरूर पड़ते नजर आएंगे। बिल्कुल, और उनके इस्तीफे की मांग लगातार, जिस तरह से लखीमपुर घटना हुई थी उस पर विपक्ष भी करता आ रहा था, लेकिन फिलहाल किसी तरह का इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन देखना होगा कि आज इस मामले में जब सुनवाई होती है तब क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तौकीर आपका हमसे जुड़ने के लिए। महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी आनंद गिरी की जमानत पर आज सुनवाई होगी। आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी और सीबीआई नरेंद्र गिरी की मौत की जांच कर रही है। जस्टिस राजीव गुप्ता की पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। आनंद गिरी की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होने जा रही है। आपको बता दें, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच में है। सीबीआई नरेंद्र गिरी की मौत की जांच कर रही है।
बढ़ते आगे, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आज तीर्थ नगरी हरिद्वार में भक्तों के स्नान करने का सिलसिला जारी है। इस दौरान हर की पैड़ी पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर ब्रह्म कुंड में आस्था की डुबकी लगाई। आज सुबह से ही हरिद्वार के कई गंगा घाटों पर स्नान और पूजन शुरू हो चुका था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए यहां पुलिस बल की तैनाती भी है। वहीं जिले में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बुद्ध पूर्णिमा स्नान पर्व पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है, जिसके तहत दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर से हरिद्वार आने वाले हल्के वाहन मंगलौर से डायवर्ट कर रुड़की बाईपास होते हुए हरिद्वार भेजे जाएंगे। यमुनानगर, सहारनपुर से हरिद्वार आने वाले हल्के वाहन भगवानपुर से, इमलीखेड़ा से बहादुराबाद होते हुए हरिद्वार आएंगे। हर की पैड़ी पर ब्रह्मकुंड में आस्था की डुबकी आज लगाई गई है। और सीधा हम रुक कर लेंगे हरिद्वार का। हमारे सहयोगी विकास खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कोविड काल के बाद ऐसा बहुत दिनों के बाद हो रहा है जब आस्था की डुबकी सामूहिक रूप से भक्तों ने लगाई है। आज बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर किस तरह का माहौल हरिद्वार में देखा जा रहा है, तस्वीरें भी दिखाएं। बिल्कुल अमित, आपको बताया करीबन 2 साल के बाद बिना किसी पाबंदी का बुद्ध पूर्णिमा का स्नान आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मेरे पीछे जो तमाम हरिद्वार के गंगा घाटे फिलहाल में हर की पैड़ी ब्रह्म कुंड पर यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो फिलहाल जो गंगा घाट है वो श्रद्धालु से खचाखच बिल्कुल पूरी तरह से भरे हुए और सुबह लगभग 4 बजे से जो है माँ गंगा में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और आपको बता दें इस साल जो भीड़ है तो आपको कम से कम जो फिलहाल सुबह से अब तक जो 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मां गंगा में स्नान कर चुके हैं। एक और बुद्ध पूर्णिमा का स्नान और दूसरी ओर 4 धाम यात्रा, सभी यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है जो यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से 4 धाम का द्वार मुख्य द्वार हरिद्वार को कहा जाता है, तो सभी जो श्रद्धालु है मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा 4 धाम की यात्रा की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था लेकर हरिद्वार प्रशासन पहले से ही पूरी तरह से कमर कर चुका था। जगह जगह पर जो है सुरक्षा बल की यहाँ पर तैनाती की गई ताकि सुरक्षा लेकर कोई भी चूक ना हो। हालांकि यहाँ पर श्रद्धालु से हमारी बात हुई है, क्योंकि 2 साल के बाद जिस तरह से बिना किसी पाबंदी के श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचने में काफी खुशी की यहाँ पर ले रहे हैं। उनसे बात करेंगे। श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज देसवाल है। मैं पानीपत से आया हुआ हूँ और मैं यहाँ 3 दिन से आया हुआ हूँ। मैंने ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और नीलकंठ तक की यात्रा की है। यहाँ देखकर बहुत ही बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे ये भारतवर्ष का बहुत ही पवित्र और सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगा हुआ है। और आपको जैसा कि पता है आज बुद्ध पूर्णिमा का जो पवित्र पर्व है, जो पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा वो पवित्र है जो पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती है। उसमें श्रद्धालु आज यहाँ पवित्र गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए आए हुए हैं। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं को कैसा लग रहा है हरिद्वार पहुंचकर? कैसा लग रहा है हरिद्वार पहुंचकर? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम तो ऐसा हर साल आते रहते हैं। अब कोविड की वजह से 9 अप्रैल मई। चलिए, तो श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है और तमाम व्यवस्थाएं भी शासन प्रशासन की तरफ से की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी इस आस्था के पर्व में ना हो। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए विकास। तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में 2 साल बाद शुरू हुई 4 धाम यात्रा को लेकर जहां यात्रियों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मित्र पुलिस की एक अलग तस्वीर भी सामने आई है। उत्तराखंड के मित्र पुलिस यात्रा मार्गों पर अपनी सेवाएं देने के साथ ही 4 धाम में भी यात्रियों को सुविधा मुहैया करा रही है। देवभूमि में 4 धाम यात्रा का आगाज होने के साथ ही यात्रियों और पर्यटकों का उत्तराखंड आने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं अब इस यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। यात्रियों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी खुद मैदान में उतर चुके हैं। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि वो पर्यटकों की सुविधाओं का पूरी तरीके से खुद ध्यान रख रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि जो भी तीर्थयात्री उत्तराखंड आ रहा है वो अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवाए। आपको बता दें कि यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए बिना रजिस्ट्रेशन आने वाले यात्रियों को बैरंग लौटाया जा रहा है। यात्री इस बात को समझें कि हर आदमी मई और जून में ही यात्रा नहीं कर सकता। 2 साल से यात्रा बंद थी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो सितंबर अक्टूबर में कर लेंगे कुछ लोग यात्रा।
उसका रजिस्ट्रेशन उनको आसानी से मिलेगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है तो ज़बरदस्ती गाड़ी उठा के ऐसे न चले आएँ, फिर आपको चढ़ने नहीं दिया जाएगा, बार बार आप पुलिस से उलझेंगे, परेशान होंगे, जाम लगेंगे। तो ऐसी नौबत न आने दें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। ये यात्रा, चारधाम यात्रा हम अच्छी से कराएंगे, आपकी सुरक्षित ढंग से कराएंगे, सुगम कराएंगे, आसान बनाएंगे, पर रजिस्ट्रेशन की बात का जो है वैल्यू समझें और रजिस्ट्रेशन करा करके ही आए। जहां एक तरफ पुलिस का नाम सुनकर लोगों में दहशत का माहौल दिखाई देने लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ देवभूमि की मित्र पुलिस की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें पुलिस के प्रति डर नहीं बल्कि सम्मान की भावना है। कई बुजुर्ग ऐसी स्थिति में चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं। उत्तराखंड की मित्र पुलिस अपना मानवीय कर्तव्य निभाते हुए उन्हें अपने कंधे पर उठाकर चारधाम में दर्शन करवाने का काम कर रही है। उत्तराखंड पुलिस वाले का मैं बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। सब लोग बहुत कोऑपरेटिव है। सबसे बड़ी बात है, एक मैं सीनियर सिटीजन हूँ, लेडी हूँ, और यहाँ पुलिस थाने में एक लेडी को रखते हैं जो किसी भी क्राइम का कोई होने का चांसेस नहीं है। और यहाँ पे जो भी लोग हैं स्टाफ वाले इतने कोऑपरेटिव है, तुरंत हमको बिठाया, पानी पिलाया, बोला माँ जी आप पैनिक मत हो, आपकी में हम बस ढूंढने में मदद करेंगे। और अभी हमारी बस मिल गई, बस तक छोड़ने भी आ रहे हैं। तो आप सब लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में साफ है कि उत्तराखंड में जो भी यात्री पहुंच रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देवभूमि की मित्र पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, जो बुजुर्ग और अस्वस्थ लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दर्शन करवाने का काम भी कर रही है। तो आप भी उत्तराखंड आइए, दर्शन कीजिए, लेकिन हाँ, रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए। जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट।